हेलो बच्चों, आज मैं आपको सल्तनत कालीन प्रशासन के बारे में पढ़ाना चाहूँगी, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, जो सल्तनत कालीन जो स्वरूप था, राज्य था, उसकी प्रकृति पूरी तरह जो मुस्लिम राज्य था, ये सैद्धांतिक रूप से एक धर्म प्रधान राज्य था। जो राज्य का जो प्रधान होता था वो सुल्तान ही होता था, और कहा जाता है कि जो सुल्तान का जो पद दिया जाता था वो ईश्वर द्वारा दिया जाता था, क्योंकि इस्लाम धर्म में एक धारणा थी कि एक राज्य है इस्लाम राज्य, एक ग्रंथ कुरान है और एक धर्म इस्लाम है और एक जाति मुसलमान है। उसी के आधार पर ये कहा जाता था कि कुरान में जो अल्लाह के द्वारा जो शिक्षाएं दी गई हैं, आदेश संचित किए हैं, उनको ही सभी कालों सभी देशों में उपयुक्त दिशा निर्देश के आधार पर उसको लागू किया जाता था। तो जिस तरह से उसका जो प्रधान होता था, तो एक ये धर्म प्रधान, उसका जो प्रधान होता था वो खलीफा होता था। खलीफा को उस समय प्रधान माना जाता था, जो सर्वोच्च प्रधान होता था। इस्लाम धर्म के अनुसार जो भी खलीफा होता था वो शरीयत के अकॉर्डिंग ही कार्य करता था। अब शरीयत क्या थी? शरीयत वह थी जो उलेमा होते थे, जो इस्लामी ग्रंथों के जो व्याख्याकार होते थे उनको उलेमा कहा जाता था। मतलब विभिन्न परिस्थितियों और देश में उपस्थित विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए कुरान व हदीस के आधार पर जो व्यवस्थाएं लागू की गई थी उनको शरीयत कहते थे। तो इसका मतलब है खलीफा भी शरीयत के अधीन ही रहकर कार्य करता था। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रारंभ में एक ही इस्लाम राज्य था, और जब इस्लाम एक ही राज्य था और खलीफा उसका प्रधान होता था। जहाँ खलीफा की स्थिति जब धीरे धीरे कमज़ोर होती जाती थी, तो क्या स्थानीय जो क्षेत्रीय राजा होते थे वो अपने आप को स्वतंत्र कर लेते थे। मतलब व्यवहारिक रूप में वो अपने आप को स्वतंत्र कर लेते थे और सुल्तान की उपाधि धारण कर लेते थे। किसकी? सुल्तान की उपाधि ये धारण कर लेते थे। तो कहने का जो सुल्तान होते थे वो अपने आप को सभी मतलब एकदम निरंकुश शासक की तरह वो कार्य भी करने लगते थे, लेकिन वो खलीफा से क्या करते थे? मान्यता प्राप्त करते थे। कि किस लिए? कि जिससे जो उलेमा वर्ग की जनता है और अमीर वर्ग है, उलेमा वर्ग है और मुस्लिम जनता है, वो उनसे रुष्ट ना रहे। और ऐसे शासकों को सुल्तान कहा जाता था, जो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेते थे। उसके बाद में क्या हुआ? जो दिल्ली के भी जो सुल्तान हुए थे, उन्होंने भी मतलब सबसे पहले अपने आप को खलीफा का नायब पुकारा। नायब का मतलब होता है उनका उनका सहयोगी। नायब का मतलब होता है सहयोगी। नायब का मतलब होता है सहयोगी। सहयोगी का तो ये अपने आप को नायब ही कहते थे। अब जितने भी तुर्क शासकों ने सुल्तान की पदवी ली थी, लेकिन सबसे पहले बिना परमिशन के जो सुल्तान की उपाधि ली थी, वो सबसे पहले जो सुल्तान की उपाधि ली थी वो हमारे महमूद गजनवी ने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित किया था और सुल्तान की उपाधि भी धारण की थी। उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी आया। अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान की खलीफा की प्रभुसत्ता को स्वीकार तो किया। मतलब ये कहा कि खलीफा अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। उसके बाद कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने आप को ही भगवान मान ले लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब थोड़ा भगवान को भी मानते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी ऐसा शासक था जिसने खलीफा को माना था, लेकिन ये कहा कि खलीफा अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। और मुबारक शाह खिलजी था, तो उसने क्या किया कि स्वयं को ही खलीफा मान लिया था। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा ऐसा शासक हुआ था जिसने अपने स्वयं को ही खलीफा घोषित किया था। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले सुल्तान का पद किसने धारण किया था? तो वो महमूद गजनवी ने धारण किया था। लेकिन अगर ये पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था, तो वो इल्तुतमिश है।
ठीक है। अब इल्तुतमिश जब इसने अपने आप को पहला सुल्तान बनाया तो जैसे उत्तराधिकारी का कोई भी नियम था तो नियम नहीं था, तो उत्तराधिकारी का नियम भी सबसे पहले जो वंशानुगत शासन सिद्धांत स्थापित किया था वो इल्तुतमिश ने ही स्टार्ट किया था। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार आ चुका है। जैसे इसने अपनी पुत्री रजिया सुल्ताना को भी अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। अब कुछ जैसे बलबन है, बलबन ने भी कहा है कि सुल्तान तो देवत्व का अंश है, उसने भी खलीफा की प्रभुसत्ता को नकारा था और कहा था कि जिस तरह से राजा देवत्व का अंश होता है उसकी समानता कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता। ये उसने सिर्फ इसलिए कहा था क्योंकि वह जो बलबन क्या था, इल्तुतमिश के जो 40 दल थे उनका एक सदस्य था ये। अब मतलब उन अमीरों जो 40 अमीर थे उनसे अपने आप को श्रेष्ठ करने के लिए इसने इस तरह से कहा कि राजा है वो देवताओं का एक अंश होता है, उसकी समानता कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता है। और अलाउद्दीन खिलजी ने भी इस सुल्तान पद की गरिमा को बहुत अधिक बढ़ाया। अब जो सुल्तान होता था, अब आगे चलते हैं। जो सुल्तान था, अब देखिए जो सल्तनत कालीन भारत की जो प्रशासनिक अरबी फारसी पद्धति, अरबी पद्धति पर आधारित थी, लेकिन जो सैनिक व्यवस्था थी वो तुर्क और मंगोल पद्धति पर आधारित थी। और सारा राजस्व, सारा जो आय व्यय कहाँ से होता था? हिंदुओं से ही होता था, क्योंकि भूमि हिंदुस्तान में ही इन्होंने आगमन किया था। तो हिंदुस्तान में जो हिंदुओं की भू राजस्व व्यवस्था थी उसी व्यवस्था को इन्होंने बनाए रखा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सल्तनत कालीन जो प्रशासन था वो मिश्रित प्रशासन था। अब देखिए, अब हम यहाँ के केंद्रीय प्रशासन के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले होता था सुल्तान। जो सुल्तान होता था, सुल्तान मतलब शक्ति, सुल्तान का मतलब होता है शक्ति। तो जो सुल्तान होता था सर्वशक्तिशाली होता था। इसके पास में सारे ही अधिकार होते थे। जैसे इसके पास में राज्य की सारी शक्तियाँ, कार्यपालिका शक्ति, विधायिका शक्ति और न्यायपालिका और सैनिक शक्ति, ये राज्य का संचालक होता था। ये राज्य का सर्वोच्च संचालक होता था। न्यायाधिकरण का सबसे बड़ा अधिकारी होता था। सेना का भी सर्वो अधिकारी होता था। तो किस तरह ऐसे कह सकते हैं हम, ये कार्यपालिका, विधायपालिका, न्यायपालिका और सैन्य व्यवस्था सबका सर्वोच्च अधिकारी होता था। इसके पास असीमित अधिकार होते थे। अब जो विचार विमर्श करता था तो मजलिस, जो चर्चाएं होती थी, मुख्य चर्चाएं होती थी, वो मजलिस खलवत, जैसे आज की राज्यसभा लोकसभा होती है उसी तरह से मजलिस खलवत और मजलिस आर्य, ये 2 स्थान होते थे जहाँ पर ये अपनी चर्चाएं करता था। और जिसमें सबसे ज़्यादा जो विश्वास पात्र लोग होते थे, बड़े बड़े अधिकारी होते थे, वो ही इस विभाग में, जैसे आज हमारी लोकसभा है, लोकसभा में सारा मंत्रिपरिषद होता है और तो वहीं पर चर्चा होती है, तो वो मजलिस खलवत कही जाती थी। और एक होती थी बार-ए खास। जो बार-ए खास होती थी, उसमें क्या करता था कि सुल्तान सभी दरबारियों को, अमीरों को, खानों को, मलिकों को, रसोइयों को, सबको बुलाता था। जो खास लोग होते थे, बार-ए खास से समझ लीजिए, जिसमें खास लोग होते थे जो उसके डेली मतलब यूज में आते थे, जो डेली संपर्क में आते थे, उन लोगों को वो यहाँ पर बुलाता था। इस तरह से और जो मजलिस से जो आर्य होती थी वहाँ पर एक न्यायाधीश के रूप में ये कार्य करता था, कि सर्वोच्च न्यायाधीश के रूप में ये कार्य करता था।
तो कह सकते हैं हम कि सुल्तान सभी विभागों तथा प्रशासन के प्रत्येक शाखा का पर नियंत्रण रखता था, और जिसकी सहायता के लिए मंत्री होते थे, जो मंत्री होते थे वे अपने अपने विभाग के प्रभावी होते थे। लेकिन जो मंत्रियों की भी नीति होती थी वो सुल्तान के निर्देश के अनुसार ही कार्य करती थी। ठीक है, तो फिर इसके वो सुल्तान के निर्देश के अनुसार ही ये कार्य करती थी। अब हम खलीफा और अमीरों के बारे में संपर्क के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया कि जैसे सबसे पहले जो दिल्ली के अधिकांश तुर्की अमीरों ने मतलब खलीफा का नायब कह के अपने आप को संबोधित किया, और खलीफा को सर्वोपरि सत्ता को उन्होंने स्वीकार किया। लेकिन क्या होता था कि जो दिल्ली के सुल्तानों की आंतरिक और बाह्य शक्तियों में कोई भी इंटरफेयर खलीफा नहीं कर सकता था। बस जो दिल्ली के सुल्तान थे वो उन्हें नाम मात्र का प्रधान समझते थे, जो क्योंकि वो इस्लामी दुनिया का प्रधान था। इल्तुतमिश एक पहला शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी, और यह अनुमति भी उसने बगदाद के खलीफा से ली थी। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने भी जो सुल्तान के पद को स्वीकार किया, तो उसके बाद में खलीफा की प्रभुसत्ता को भी स्वीकार किया, और यामीन उल खिलाफत मतलब खलीफा का दाएं हाथ कहकर अपने आप को संबोधित किया। और उसके बाद में लेकिन उसने मतलब अपने प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों में खलीफा के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया। उसके बाद मैंने आपको बताया था मुबारक शाह खिलजी था, वो तो उन्होंने तो अपने आप को सुल्तान ही मतलब स्वयं को ही खलीफा घोषित कर दिया। कौन सी उपाधि ली थी? अमीर उल मोमिन। गयासुद्दीन तुगलक आया था, उसने भी मतलब अपने आप को खलीफा का नायब स्वीकार किया था। लेकिन फिरोज शाह तुगलक था, तो उसने तो कम से कम 6 वर्षों में जो मिस्र का खलीफा था, मिस्र के खलीफा के साथ में 2 बार सुल्तान पद की स्वीकृति ली थी। तो क्वेश्चन ये आता है कि फिरोज शाह तुगलक ने 2 बार सुल्तान की उपाधि धारण की थी। किससे? मिस्र के खलीफा से इसने 2 बार सुल्तान की उपाधि धारण की थी। अब देखिए, दिल्ली सल्तनत में 2 वर्ग और थे, जो मैं बार बार ये शब्द यूज करती हूँ कि अमीर वर्ग या उलेमा वर्ग। तो देखिए, एक वर्ग था अमीर वर्ग था, और एक था उलेमा। अब आप कहोगे कि ये कौन थे? ये अमीर वर्ग कौन था और उलेमा वर्ग कौन था? जो अमीर वर्ग था वो क्या थे कि ये विदेशों के थे, जो मतलब गैर तुर्की कुलीन के जो वर्ग के विदेशी थे, जो रोजगार की तलाश में मध्य एशिया से भारत में आए थे, और जिसमें जो तुर्क थे वो काफ़ी शक्तिशाली हो गए थे, और उन्होंने बड़े बड़े पदों पर ये पहुंच गए थे। और शासन प्रशासन में भी अमीर वर्ग की काफ़ी अधिक भूमिका थी। तो जैसे इल्तुतमिश ने 40 जो उसके साथ आए थे, 40 जो उच्च वर्ग पे, जो उच्च पद पे लोग थे, शक्तिशाली अमीर थे, उनको शांत करने के लिए 40 गुट बनाया था। पता है, आपको पढ़ाया था मैंने। 40 अमीरों का एक गुट बना दिया था, क्योंकि वो काफ़ी शक्तिशाली थे, तो उनको अपने फेवर में हमेशा रखने के लिए उन्होंने एक गुट बनाया और उनको कुछ शक्तियाँ दे दी थी। एक था उलेमा वर्ग।
इस्लामी धर्माचार्य या कह सकते हैं शरीयत कानूनों के व्याख्याकार होते थे, जो शरीयत और कानूनों का व्याख्याकार होते थे। तो ये भी वर्ग काफ़ी शक्तिशाली होता था। तो इन दोनों वर्गों की सहमति और सपोर्ट प्राप्त करने के लिए ही दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे वो मतलब खलीफा की अधीनता को स्वीकार करते थे। तो अभी ये इतने ज़्यादा शक्तिशाली हो गए, लेकिन बलबन और अलाउद्दीन ने और मोहम्मद बिन तुगलक ने कभी धर्म को राजनीति के ऊपर हावी नहीं होने दिया, ऊपर स्थान नहीं दिया। ठीक है, तो इस तरह से उलेमा वर्ग और अमीर वर्ग अब आए, तो आप समझ लेना कि उलेमा वर्ग धर्म से संबंधित था, अमीर वहाँ के प्रशासनिक और राजनीतिक क्षेत्र से संबंधित था, जिसके ऊपर काफ़ी मतलब उच्च वर्ग में जो बड़े बड़े अधिकारी होते थे वो अमीर वर्ग के ही होते थे। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि हम प्रशासनिक व्यवस्था में पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हमारा सुल्तान पढ़ लिया। देखिए, प्रशासनिक व्यवस्था को हम सुल्तान के लिए, जो मैंने अभी बताया है कि सुल्तान की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होता था, और बरनी के अनुसार 4 मंत्री होते थे, वो काफ़ी प्रमुख होते थे। वो 4 मंत्री थे, देखो 4 मंत्री हैं। दीवाने विजारत, जो दीवाने विजारत सबसे पहला प्रमुख विभाग होता था, और ये दीवाने जो विजारत होता था वो प्रधानमंत्री के समान कार्य करता था। इसका जो प्रमुख होता था, ये राजस्व विभाग का अधिकारी होता था। इसके अधिकारी कौन होता था? वजीर होता था, जो प्रधानमंत्री होता था। और आज के जैसे प्रधानमंत्री को सारे दायित्व, आज हमारे सारे कार्य कौन करता है? प्रधानमंत्री करते हैं। तो वो वित्त विभाग के भी अध्यक्ष होते थे, और जिनका मुख्य कार्य क्या होता था? मुख्य कार्य होता था लगान, कर व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, आय व्यय, मतलब जो सुल्तान के बाद अगर कोई दूसरा पद आता है तो वो दीवाने विजारत का आता है। अब ये दीवाने विजारत का सबसे पहले आप देखिए कि सबसे ज़्यादा जो महत्व किसके समय रहा? तो तुगलक के समय। एमबीटी ने बहुत अधिक महत्व दिया विजारत को, और सबसे कम जो महत्व दिया वो बलबन ने। ये क्वेश्चन आ चुका है कि जो वजीर का पद का महत्व सबसे कम किसके समय रहा? बलबन के समय में, और सबसे अधिक जो इस पद की महत्ता रही थी वो एमबीटी के समय में रही थी। मैं बता चुकी हूँ कि लगान निर्धारित करना, कर व्यवस्था निर्धारित करना, आय व्यय का लेखा जोखा रखना, और सैन्य व्यवस्था से भी संबंधित जो सहायता थी, मतलब सैनिकों को भर्ती कर, मतलब ये भी कार्य इसी के ही होते थे। वह मतलब इसके पास इतने असीमित अधिकार थे कि वे बिना परमिशन के भी इसके भी 2 सहायक होते थे। मुख्य रूप से वजीर के 2 सहायक होते थे। वजीर के प्रमुख जो 2 सहायक होते थे उनको कहते थे वजीर तौफीक और वजीर तौफीक और वजीर तनफीद। जो वजीर तौफीद होता था उसके पास क्या होते थे? असीमित अधिकार होते थे। वो बिना राजा की परमिशन के भी मतलब अपने बिना महत्वपूर्ण विषयों पर निर्देश दे देता। लेकिन वजीर तनफीर होता था, वो सुल्तान की आज्ञा का पालन करता था, राजकीय नियमों को लागू करवाता था। ठीक है, इसके साथ साथ वजीर के अधीन ही कई और विभाग भी होते थे, जैसे मुशर्रिफ़ मुमालिक, मुस्तौफ़ी मुमालिक, खनिज होता था, और उसके बाद में दीवाने अमीर को ही, दीवाने इमारत आदि अन्य अधिकारी भी इसकी सहायता के लिए होते थे। इसके देखिए मुजरिस मुमालिक, ये
ये कौन होता था, ये महालेखाकार होता था। और ये मतलब जो भी आय व्यय का लेखा जोखा लिखता था। लेकिन मुस्तौफी ये मुबारक क्या होता था, ये मुस्तौफी मुबारक वहाँ लेखा परीक्षक होता था। मतलब जो भी आय व्यय हुआ है, जो मुस्तौफी मुमालिक ने लिखा है, उसका देख रेख करने वाला अधिकारी होता था। और खनिज जो होता था वो पूरे कोष का अध्यक्ष होता था। उसके बाद में एक और नया विभाग था, दीवाने मुस्तखराज। मुस्तखराज इसकी स्थापना अलाउद्दीन ने की थी। वो मतलब जो भी आय व्यय में जो बचा रहा है उसको वसूल करने का कार्य इसका ही होता था। उसके बाद आता है दूसरा विभाग, दीवाने अर्ज। अब दीवाने अर्ज क्या होता था, दीवाने अर्ज मतलब एक सैन्य विभाग होता था, जिसकी स्थापना, सैन्य विभाग की स्थापना सबसे पहले बलबन ने की थी। क्योंकि देखिए बाकी जितने भी शासक हुए थे उनको इतनी सेना की आवश्यकता है, लेकिन स्थानीय सेना रखने की जो शुरुआत की थी वो आपकी इल्तुतमिश ने कर दी थी। तो दीवाने अर्ज जो पद था वो उसकी शुरुआत, एक विभाग बनाने की शुरुआत बलबन ने की थी। दीवाने अर्ज जो विभाग बनाने की शुरुआत बलबन ने की थी, और उसने अहमद अयाज को अपना मतलब दीवाने अर्ज मतलब आरिज मुमालिक नामक पद दिया था। ये दीवाने आरिज मुमालिक क्या होता था, एक मुख्य सेनापति होता था, और जिसका काम होता था सेना को भर्ती करना, सेना को वेतन निर्धारित करना, सेना का हुलिया लिखना, मतलब सेना का निरीक्षण करना, उसकी नामावलियाँ तैयार करना, खाद्य सैनिकों के लिए खाद्य सामग्री, यातायात की सहायता उपलब्ध कराना, ये दीवाने अर्ज का ही मतलब मुख्य कार्य होता था। अगर देखा जाए कि पर्सनली दीवाने अर्ज पर मुख्य ध्यान किसने दिया था, तो वो किसने दिया, अलाउद्दीन खिलजी ने। क्योंकि देखा होगा कि अलाउद्दीन खिलजी विश्व विजेता बनना चाहता था, सिकंदर सानी की उपाधि ली थी, तो उसने अधिक से अधिक सेना रखने की व्यवस्था बनाई, और उसी के लिए उसने बाजार नियंत्रण व्यवस्था भी लागू की थी। तो सबसे ज़्यादा जो पर्सनली जो ध्यान दिया था वो अलाउद्दीन खिलजी ने दिया था। और उसने मतलब वकीले दर नामक एक वकीले सुल्तान मतलब नसरुद्दीन महमूद के समय में एक दीवाने अर्ज में वकीले सुल्तान नाम का भी एक विभाग की स्थापना की थी। किसकी, वकीले दर, वकील ए दर। जो वकील ए दर होता था वो कौन होता था, वो सैनिक व्यवस्था की देखभाल करता था। बाद में ये पद क्या हो गया था, खत्म हो गया था। फिर अगला जो विभाग आता है दीवाने इंसा। दीवाने इंसा जो होता था वो शाही पत्राचार विभाग होता था। वो क्या होता था, शाही पत्राचार विभाग होता था, और जिसका प्रमुख होता था दवीरे खास होता था। और इसकी सहायता करने के लिए दवीर होते था, मतलब दवीर का मतलब होता है लेखक, दवीर का मतलब होता है लेखक, जो उसकी सहायता करता था। और इसका जो काम होता था वो मतलब सुल्तान के जो फरमान है, आदेश हैं, उनको लिखना होता था, शाही घोषणाओं को तैयार करना था, और शाही पत्रों को तैयार करना, और शाही आदेशों को विभिन्न विभागों तक पहुंचाना, इस विभाग का प्रमुख कार्य होता था। दबीरे खास सुल्तान की जो व्यक्तिगत दबीर होते थे वो दबीरे खास कहे जाते थे, ठीक है। जो पर्सनली एडवाइज़र होते थे उनको दबीरे खास कहा जाता था। अगला विभाग आता है दीवाने रसालत, जो विदेश मंत्रालय कहा जा सकता है, उसको विदेश मंत्रालय कहा जा सकता है। इसका जो मुख्य कार्य होता था विदेशों से वार्ता स्थापित करना, कूटनीति संबंधों को स्थापित करना, विदेशी पत्रों के साथ पत्र व्यवहार करना, राजदूतों का आदान प्रदान करना, राज के साथ विदेशों के साथ कौन सी नीति का निर्धारण किया जाना, ये इसी का कार्य होता था। उसके बाद एक जो पद होता था, प्रमुख पद काजी उल कुजात का होता था, जो न्याय विभाग का अधिकारी होता था। तो काजी उल कुजात होता था वो न्याय विभाग का अधिकारी होता था, और
उसको मुकद्दम कहा जाता था। अब देखिए जिसकी हाँ काजी काजी उल कुजात होता था, वो न्याय विभाग के अधिकारियों की नियुक्ति, न्यायपालिका के संचालन के लिए जो भी काजी उत्तरदायी होते थे उनको, और जो भी मतलब निष्पक्ष न्याय के लिए नियमों की व्याख्या करना, गुण विषयों के पर बात मत देने का, ये मतलब पर्सनली जो सुल्तान का सलाहकार होता था। फिर अन्य विभाग भी होते थे, जैसे सदरुल सदरुल, ये धर्म विभाग का अधिकारी होता था। वकीले दर, जो शाही महल वकीले जो दर होता था वो क्या होता था, वकीले दर होता था जो राज परिवार है, राज परिवार विभाग से संबंधित होता था, और वह राज परिवार व्यवस्था की प्रशासनिक राज पारिवारिक व्यवस्था का प्रशासनिक प्रधान कह सकते हैं उसको। वास्तविक रूप से वह राज परिवार विभाग का और मतलब राजा के जो पर्सनली जितने भी काम होते थे उनको पर्सनली सेवा देने का काम वकीले दर का होता था। वकीले मुमालिक जो पद होता है वो होता है बरीद मुमालिक, ये एक गुप्तचर विभाग होता था। बरीद मुमालिक जो होता था, इस पद की शुरुआत सबसे पहले वलवन ने की थी, और इसका जो काम होता था जो डाक चौकी की तरह संदेश देने का काम होता था। फिर इसके बाद होता था अमीरे कोई, जिस पद की शुरुआत एमबीटी ने की थी, जो कृषि विभाग का अधिकारी होता था। क्योंकि देखा होगा कि एमबीटी ने ही कई ऐसे कार्यों का संचालन किया था, कृषि से संबंधित कई सुधार किए थे, जिसके कारण उसने इस विभाग की स्थापना की थी। एक है दीवाने खैरात। दीवाने खैरात की शुरुआत किसने की थी? फिरोज तुगलक ने की थी। एक दीवाने बंदगा मतलब बंदियों का, मतलब दासों का विभाग, तो इसकी भी शुरुआत फिरोज तुगलक ने की थी। अब देखिए कारखानों के लिए एक सबसे ज़्यादा जो कारखाने फिरोज तुगलक ने शाही कारखानों का संचालन करवाया था, और जो कारखाने भी दो तरीके के होते थे, रवीती और गैर रवीती। रवीती जो होते थे जिनको निश्चित वेतन प्राप्त होता था, जिसके अंतर्गत मतलब आ जाता है पील खाना मतलब गौशाला, पायगा खाना मतलब अश्वशाला, सैया खाना मतलब प्रकाश की व्यवस्था करने वाले, सुतुर खाना, सुतुर मतलब ऊँट खाना, है ना। इस तरह के जो कारखाने कहे जाते थे वो पील रवीती में कहे जाते थे। इनको मतलब सबसे जो सरकार केंद्र की सुल्तान की तरफ से इनको वेतन दिया जाता था। एक गैर रवीती होते थे, जो गैर रवीती होते थे वो मतलब सहायता देते थे, उनको काम के अनुसार वेतन दिया जाता था। और कारखानों की जो देखभाल करता था वो मुशरिफ होता था। कारखानों की देखभाल करने के लिए मुशरिफ नामक एक अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी। उसमें देखिए एक दीवानी रियासत होता था जो बाजार नियंत्रण होता था। जो दीवानी रियासत की जो स्थापना की थी वो इस पद को अलाउद्दीन ने किया था, क्योंकि अधिक से अधिक सेना रखने के लिए उसने बाजार व्यवस्था में सुधार किया था। उस व्यवस्था को देखने के लिए दीवानी रियासत नामक एक अधिकारी की नियुक्ति की थी। ठीक, अब देखिए जो मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा जो कारखानों की संख्या में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है फिरोज तुगलक के समय में हुई है, और उसने ही मतलब इसको एक सबसे ज़्यादा 36 मतलब इसके समय में जो कारखानों की संख्या थी वो 36 थी। ठीक, इसके बाद में प्रशासनिक व्यवस्था को हम एक क्रम में देखते हैं कि जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि सबसे ज़्यादा पहले होते थे सुल्तान होता था सबसे ऊपर, फिर प्रांत होते थे, फिर सिख होते थे, फिर परगना, फिर प्रशासन, ग्राम। इसको हम उस तरह से भी देखते हैं जैसे भारत है, भारत के राज्य होते हैं, देश होते हैं, सॉरी भारत में क्या है, भारत क्या है, देश। तो भारत क्या है, देश हो गया।
है ना। देश को कितने राज्यों में बांटा है, 28 राज्यों को किस में बांटा है, राज्य को हमने जिलों में बांटा है, जिलों में, और जिले को किस में बांटा है, तहसील में, तहसील, और तहसील को हमने फिर किस में बांटा है, गांव में। ठीक है, तो ऐसे ही हमने उसको, जैसे देश है तो समझ लीजिए दिल्ली सल्तनत है, DS दिल्ली सल्तनत हो गई, है ना। और उसको कई राज्यों में बांटा है, मतलब प्रांतों में बांटा है, विलायत, इनको कहते हैं विलायत। तीसरे जिला है तो जिले को हमने किस में बांटा है, परगने में, और तहसील को परगने, जिले को बांटा है सिकों में और तहसील को बांटा है परगने में। तो इस तरह से जैसे ही हमारे जो आज की व्यवस्था है उसी आधार पर हम इस चीज़ को समझ लेंगे। अब देखिए, जो प्रांत होते थे उनको एकता कहा जाता था, जिसका अधिकारी कौन होता था, मुक्ति होता था। मतलब जैसे आज राज्य है उस टाइम पे उसको प्रांत का कहते थे। जैसे आज हमारा राज्यपाल होता है वैसे ही इक्तादार होते थे, उसको भी उतने ही अधिकार होते थे जितने उसको अधिकार होते थे। और दूसरा जो अधिकारी होता था सिख क्या होता था, जिले को कहा जाता था, और इसका अधिकारी होता था सिकदार। तीसरा जो प्रमुख अधिकारी होता था वो परगना होता था, परगने को क्या बोलते थे, तहसील। तो यहाँ का जो प्रमुख अधिकारी होता था, दो होते थे, मुमालिक और अमील। मुमालिक होता था वो राजस्व अधिकारी होता था, और आमिल होता जो प्रशासनिक अधिकारी होता था। उसके बाद में गांव होता था, और गांव का अधिकारी मुकद्दम या मुखिया कहलाता था, या चौधरी कहलाता था। अब देखिए, जिला और परगना और प्रांतों और सिख दोनों के बीच में एक ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी। किसने, वित्तीय विभाग की देखरेख करने के लिए ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी बलबन ने। ठीक है, और 100 गांवों के ऊपर एक अधिकारी होता था, उसको अमीर सदा कहा जाता था। इसकी नियुक्ति की थी बलबन, वो MBT ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। और जो मैंने आपको बताया, हाँ, जो ग्रामीण जो खुद मुकद्दम जो चौधरी जो ग्रामीण स्तर पर जो अधिकारी होते थे, ग्राम के प्रशासन में किसी ने भी इंटरफेयर नहीं किया। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने ग्रामीण व्यवस्था को भी, ग्रामीण जो व्यवस्था थी वहाँ की जो प्रशासनिक और व्यवस्था थी उसमें हस्तक्षेप किया, और खुद मुकद्दम चौधरी के अधिकारों को रोक दिया। उनसे जो कर वसूली करने का अधिकार था उसको अलाउद्दीन खिलजी ने छीन लिया था। इस तरह से हमारी जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो हमारी यहाँ पर समाप्त होती है। अगला टॉपिक होगा वो हमारा सैन्य संगठन होगा, मुगल सल्तनत कालीन सैन्य संगठन। थैंक यू।